तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो हम लोगों ने कल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। तो आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं और आपके बोर्ड के एग्जाम्स भी जो है ऑलमोस्ट अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम लोग जो है अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 10-15 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको मिलते हैं, तो उन पे डिस्कशन करेंगे। और आज का जो टॉपिक हमारा सेम ही है जो कल का था। उस टॉपिक से कैसे कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसने बोला विद्युत धारा किसका प्रभाव है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ, विद्युत धारा किसका प्रवाह है। तो आपसे पूछ रहा है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला है न्यूट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है विद्युत आवेश और चौथा है परमाणु। यानी कि चार में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए क्या होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जो विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का ही एक, विद्युत आवेश को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है ना। ना तो वो न्यूट्रॉन है, ना वो प्रोटॉन है, ना वो परमाणु है। तो जिसका ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, ये एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास दे रखा है, इसने बोला द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है। देखिए ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, देखो बहुत सिंपल सा चीज ध्यान रखनी है। जो विद्युत धारा होती है उसकी जो यूनिट होती है ना तो देखो वोल्ट होती है, ठीक है, ना ये वोल्ट होगा, ना ये आपका ओम्स होगा, क्योंकि ओम का नियम होता है, ना वाट होगा। तो इसका जो आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। यानी कि विद्युत धारा को हम लोग किस में नापते हैं, एम्पियर, यानी कि कहीं कहीं इन शॉर्ट में आपको ए लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना। तो याद रखना है आपने कि विद्युत धारा को हमेशा एम्पियर यानी कि ए में नापा जाता है। इसकी जो इकाई होती है, ऐसा यूनिट जो होती है वो ए होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, परंपरागत धारा की दिशा क्या होती है, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट होता है वो क्या होता है। तो देखो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारी परंपरागत धारा होती है वो पॉजिटिव से यानी कि धनात्मक से हमेशा ऋणात्मक की ओर जाती है। आप लोगों को हमने कल बताया था, एक सेल की मैंने बात की थी। सेल में क्या होता है, सेल में हमारे पास देखिए ये सेल है, बेसिकली एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। सेल में ये इसका धनात्मक पार्ट हो गया और एक ऋणात्मक पार्ट हो गया। ठीक है ना। तो जब भी हमारा करंट फ्लो होगा तो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर करंट फ्लो होता है। ठीक है। जब ये पूरा सर्किट बनेगा तो करंट फ्लो होगा। तो यानी इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक से ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जो है करंट फ्लो होता है। परंपरागत यानी कि जो कन्वेंशनल आप करंट बोलते हैं वो फ्लो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉनों का वास्तविक प्रवाह क्या होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनका वास्तविक प्रवाह क्या होता है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा ऋणात्मक होते हैं। इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव चार्ज होगा तो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर क्या हो जाएगा, इसका फ्लो हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो प्रवाह होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका नेगेटिव से पॉजिटिव, और जो परंपरागत धारा होती है उसका पॉजिटिव से नेगेटिव, दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है हमेशा ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस में होता है और उसका जो प्रवाह जाएगा वो पॉजिटिव चार्जेस की ओर जाएगा। लेकिन एज पर एज अगर हम बात करते हैं आपकी कन्वेंशनल करंट की, परंपरागत करंट की, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। ठीक है। इसमें दोनों में डिफरेंस होता है, याद रखना है इस चीज को आपने। तो ये चार क्वेश्चंस हमने आपको समझा, इन क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ओनली व्हेन द सर्किट इज, विद्युत धारा तभी बहती है जब परिपथ हो, क्या हो, ओपन हो या खुला हुआ परिपथ हो, ब्रोकन यानी कि टूटा हो,
क्लोज्ड यानी कि बंद हो, और शॉर्ट यानी कि लघु हो। तो आपको पता है कि जब तक एक सर्किट पूरा कंप्लीट बंद नहीं होगा ना, तब तक उसमें विद्युत धारा का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, कि जब भी हमें कोई करंट फ्लो करना है किसी भी सर्किट के अंदर, तो वो हमेशा क्लोज्ड यानी कि बंद होना चाहिए। ठीक है ना तो वो टूटा हो, ना वो ओपन हो, और ना वो शॉर्ट हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, क्लोज, यानी कि कोई भी परिपथ यानी कोई भी सर्किट में करंट का फ्लो तब होगा जब वो पूरा क्लोज्ड होगा, पूरा बंद होगा। अगर कहीं से भी ओपन है या कहीं से भी थोड़ा सा ब्रेक है तो करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना, तो देखिए जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे हमने बोला कि ये एक सर्किट दे रहे हैं, यहाँ पे एक सर्किट है हमारे पास, बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, अगर हम इस पूरे सर्किट को कंप्लीट करते हैं इस टाइप से, और यहाँ पे सपोज हमारे कोई बल्ब लगा हुआ, ठीक है ना, तो ये बल्ब कब जलेगा, जब ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो। अगर बीच में हमने कहीं पे भी कट कर दिया ना, सपोज हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे कोई स्विच लगा दिया या यहाँ पे कोई स्विच लगा दिया, तो क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। ठीक है ना, अब इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा क्लोज करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई रुकावट ना हो। और अगर रुकावट होती है तो क्या होगा, वो सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होगा, करंट विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोज्ड, बिल्कुल एक सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच डिवाइस मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आपके बोर्ड के पेपर में है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत बार पूछे जाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत धारा, यानी कि जो विद्युत धारा होती है उसको किस मापने का जो यंत्र है, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, वो क्या होती है। तो प्रैक्टिकल लैब में हम लोग देखते हैं, वोल्टामीटर से हम वोल्ट को नापते हैं, और अमीटर, गैल्वेनोमीटर और थर्मामीटर। तो आपको पता है जो हमारा वोल्टामीटर है, वोल्ट नापने के काम आता है। अमीटर एक सही जवाब है, क्योंकि अमीटर से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अमीटर से हम लोग जो है करंट के फ्लो को, विद्युत धारा के फ्लो को, विद्युत धारा को नाप सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीटर, एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, फिर आगे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 को नोट कीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमें दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है। अब देखो, जो विद्युत आवेश होता है इसकी जो इकाई होगी वो होगी आपकी कूलम्ब। ठीक है ना, याद रखना है जो हमारा विद्युत आवेश, अब इसमें कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि बच्चे ना एम्पियर लिख के आ जाते हैं। ठीक है ना, तो एक होता है आवेश और एक होता है धारा। जहां पे हम विद्युत धारा की बात करेंगे वहां पे हम, इसका जो आंसर आएगा एम्पियर होगा, और जहां पे हम आवेश की बात करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, कूलम्ब। ठीक है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, विद्युत आवेश, आवेश मतलब कूलम्ब, और जब धारा की हम बात करेंगे तो धारा का मतलब हो गया एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, वो एक बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, एसआई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एम्पियर धारा का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि एक एम्पियर धारा का क्या अर्थ है। तो देखिए, एक एम्पियर धारा क्या होता है कि एक सेकंड में कितना करंट फ्लो हुआ, एक सेकंड में कितना करंट फ्लो हुआ, तो उसको हम बोलते हैं एक एम्पियर धारा। तो इसको जो आंसर है वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक कूलम्ब पर सेकंड, यानी एक कूलम्ब पर सेकंड। एक कूलम्ब पर सेकंड का मतलब क्या है कि एक सेकंड में कितनी धारा का फ्लो हुआ है। तो उसका जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, वो एक बिल्कुल, तो इन दोनों को भी नोट कीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है, धातुओं में धारा के लिए उत्तरदायी कण कौन सा होता है। तो आपको पता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही जो है करंट फ्लो के लिए
क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही जो है करंट फ्लो के लिए उत्तरदायी होंगे। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही द्वारा हम क्या कर सकते हैं, धातुओं में धारा का प्रभाव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इलेक्ट्रॉन्स एक बिल्कुल एक सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन 10वां क्या कह रहा है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि, सदिश राशि, दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि यार विद्युत धारा जो होती है वो कौन सी राशि होती है। तो विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि होती है, विद्युत धारा जो है अदिश राशि होती है, विद्युत धारा सदिश राशि नहीं होती। तो अदिश और सदिश में क्या अंतर होता है, देखो जब हमारे पास परिमाण और दिशा दोनों चीजें होंगी, जब किसी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब हमको दिया हुआ होगा तो वो सदिश राशि कहलाती है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास केवल परिमाण दिया हो, दिशा का पता ना हो, यानी कि डायरेक्शंस का हमको पता ही नहीं है, लेकिन हमको क्या पता है, परिमाण की कितना उसमें जो है करंट फ्लो हो रहा है, बट हमको दिशा का पता नहीं है, ठीक है ना। तो वो होती है हमारी अदिश राशि है। देखिए जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण दें आपको, जैसे हमने बोला ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है ना। ए और बी के बीच में 10 किलोमीटर का अंतर है, यानी कि दोनों जो एक दूसरे 10 किलोमीटर दूर है। अब मैंने आपसे बोला 10 किलोमीटर दूर इसका परिमाण होगी, यानी कि जो इसका परिमाण है वो आपका 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो सदिश और अदिश में परिमाण होना बहुत जरूरी है। जब तक परिमाण नहीं होगा तब तक हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे कि ये सदिश है या अदिश है। तो याद रखना आपने कि परिमाण होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं, अगर हम ए से बी में जा रहे हैं इस दिशा की ओर, अगर हमने दिशा भी बताई, डायरेक्शन भी बताई है, तो वो सदिश राशि हो जाएगी। अब मैं बोल रहा हूं मुझे ए से बी जाना है, मैं इधर से जाऊं, मैं यहां से जाऊं, मैं कहीं से भी जाऊं, ठीक है ना, चाहे डायरेक्शन सीधा जाऊं या उधर घूम के जाऊं, तो जिसमें मेरे को डायरेक्शन का पता ही नहीं है तो हमारी अदिश राशि हो जाएगी। परिमाण और दिशा सदिश राशि, और जिसमें परिमाण होगा दिशा नहीं होगी वो होगी आपकी अदिश राशि। तो इसका जो आंसर है डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी, यानी कि वो अदिश राशि होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। क्वेश्चन 11वें क्या कह रहा है, विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, फोर्स पर चार्ज यानी बल प्रति आवेश, वर्क पर चार्ज यानी कार्य प्रति आवेश, ऊर्जा प्रति समय एनर्जी पर टाइम, या चार्ज पर टाइम आवेश प्रति समय। तो आप देखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वैद्युत विभव होता है, ये क्या होता है, ये वर्क पर चार्ज होता है, यानी कि आवेश हमने आपको बताया था कल कि वर्क पर चार्ज, इसका आंसर बिल्कुल एक सही जवाब है, ठीक है ना। तो इन दोनों को नोट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां है। क्या कह रहा है, विद्युत विभव की एसआई यूनिट क्या होती है। जो विद्युत विभव होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, देखिए एम्पियर, एम्पियर तो भैया किसकी हो गई, एम्पियर आपकी करंट की हो गई, तो ऑप्शन ए तो है नहीं। जूल कार्य की होती है, ये भी नहीं होगा। वोल्ट एक सही जवाब है, वोल्ट जो होती है हमारी इलेक्ट्रिक विभव यानी कि विद्युत विभव की एसआई यूनिट होती है। जो वाट होता है वो हमारी पावर की होती है, तो ये भी गलत जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल एक सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि जो वोल्ट जो है वो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत विभव की एसआई यूनिट क्या होगी, वो होगी आपकी वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां। क्या कह रहा है क्वेश्चन 13 में, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय, विभवांतर किससे नापा जाता है। तो चार उत्तर आपको दे रखे हैं, पहला है अमीटर, दूसरा है आपका वोल्टामीटर, तीसरा है आपका गैल्वेनोमीटर, और चौथा है आपका ओम मीटर, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वोल्ट मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि वोल्ट मीटर से ही नापा जाता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वां। क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेस, पोटेंशियल डिफरेंस किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है हीटिंग, ऊष्मा के कारण। दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा ऑप्शन है आपका फ्लो ऑफ करंट, धारा का प्रभाव। और जो चौथा ऑप्शन है डी, रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस होता है वो हमेशा फ्लो ऑफ करंट, धारा के प्रभाव के कारण ही होता है, ठीक है ना। तो याद रखना है आपने, जो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, धारा का प्रभाव, वो एक बिल्कुल सही जवाब। तो ये 3 क्वेश्चन है, इनको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 और 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, विभवांतर की इकाई किसके बराबर होती है? तो 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। पहला है जे अपॉन ए, दूसरा है जे अपॉन सी, तीसरा है जे बटा जी जे, और चौथा है ए बाई जे। तो 4 में से कौन सा सही है? तो देखो, 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल अपॉन कुलाम, यानी कि जे बाई सी। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, ये एक बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। याद रखना है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, विभवांतर की इकाई जूल बटे कुलाम होती है। और जो हमारा अगला सवाल है, ये क्या कह रहा है? बैटरी इज सोर्स ऑफ, बैटरी किसका स्रोत है? तो चार उत्तर आपको दे रखे हैं, करंट, रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, और चार्ज यानी कि आवेश। तो आपको बैटरी के बारे में तो पता ही होगा, बैटरी क्या होती है हमारी, जो है पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे, जो कि हमारा बिल्कुल एक सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो देन करंट विल बी, यदि विभवांतर शून्य होगा। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है आपसे। क्या कह रहा है? यदि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो तो करंट क्या होगा, यदि विभवांतर शून्य हो तो धारा क्या होगी? तो देखिए, ना तो मैक्सिमम होगी धारा, ना मिनिमम होगी धारा। धारा जो है शून्य होगी जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। धारा का मतलब क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए ना। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है तो धारा का फ्लो ही नहीं होगा, तो धारा क्या होगी? शून्य होगी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जीरो, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को भी नोट कीजिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। क्या कह रहे हैं 18वें क्वेश्चन में? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम विभवांतर बोलते हैं, ये किस पे निर्भर करता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, चार्ज ओनली, केवल आवेश पर, केवल कार्य पर, या वर्क एंड चार्ज, कार्य और आवेश और समय। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आपका होगा वो हमेशा वर्क और चार्ज पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही जवाब है। और इससे आपका एक क्वेश्चन ही बनता है रिटर्न में ना, तो उसमें आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि विभवांतर बराबर वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है ना। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है? विच सिंबल रिप्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर का प्रतीक क्या है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आई, दूसरा ऑप्शन है आपके पास आर, तीसरा है वी, और चौथा है आपका पी। तो जो हमारा सी यानी कि जो वी है वो एक बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग हमेशा वी यानी कि वोल्ट से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द, सॉरी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। वी डिनोट्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन 20 में क्या कह रहा है?
वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन, वोल्ट मीटर को हम लोग किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं। तो अब देखिए वोल्ट मीटर को हम लोग हमेशा समानांतर यानी कि पैरेलल सीरीज में जोड़ेंगे। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ना, पैरेलल, कोई सही जवाब है। श्रेणी में नहीं जोड़ेंगे, वो तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है समानांतर, वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग समानांतर यानी कि पैरेलल में जोड़ेंगे। तो ये दो क्वेश्चन में नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? 21 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू, यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा किससे संबंधित है? तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा है आपका आवेश, तीसरा है वेलोसिटी यानी कि वेग, और चौथा है आपका टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा चार्ज पर निर्भर करती है, क्योंकि चार्ज के कारण एक पोटेंशियल बनता है ना। जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आवेश यानी कि चार्ज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड एनर्जी, यानी कि विभवांतर ऊर्जा प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या परमाणु। तो पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी प्रोवाइड करता है किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही उत्तर है। इन दोनों को भी नोट कर लो आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां। तो क्वेश्चन नंबर 23वां क्या कह रहा है? विदाउट बैटरी बल्ब डज नॉट ग्लो बिकॉज, बैटरी के बिना बल्ब क्यों नहीं जलता है? देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर बैटरी नहीं होगा तो बल्ब कैसे जलेगा? जब तक करंट का फ्लो ही नहीं होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा ही नहीं करंट, तब तक जो है बल्ब जलने के चांसेस कम है। और आप जानते हैं कि जब करंट का फ्लो होता है तो वहां पे जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो इट मींस ऑप्शन नंबर जो सी है ना, नो पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक जो है बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नो पोटेंशियल डिफरेंस, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के बल्ब नहीं जलेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक करंट फ्लो नहीं होगा, जब तक करंट नहीं जाएगा, तब तक जब तक करंट नहीं चलेगा तब तक जो है बल्ब नहीं जलेगा। चाहे आप बैटरी से कनेक्ट कीजिए, चाहे आप लाइट से कनेक्ट कीजिए, जब तक करंट का फ्लो नहीं होगा तब तक जो है बैटरी, जो लाइट है आपकी, वो नहीं जलेगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, वो एक बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज जीरो, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होगा तो क्या होगा? तो देखो, अगर दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर शून्य होगा तो पहला ऑप्शन आपका सेम चार्ज, दूसरा ऑप्शन है आपका सेम पोटेंशियल, तीसरा ऑप्शन आपका सेम रेसिस्टेंट, और चौथा ऑप्शन आपका सेम करंट। तो इसका जो सही जवाब है, दो पोटेंशियल जीरो कब होगा, विभवांतर शून्य कब होगा? जब VA माइनस VB बराबर शून्य हो। अगर ये होगा ना, जब दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है शून्य हो रहा है, तो इट मीन्स क्या है वहां पे जो आपका सेम पोटेंशियल, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम होगी। जब मैंने बोला यहाँ पे अगर ए पे जो है 2 का है, बी में जो है 2 का है, तभी तो जीरो होगा ना। तो जब दोनों समान होंगे ना भाई, तभी तो ये शून्य होगा। ठीक है, तो इसका, तो आज का जो क्वेश्चन 25 है, क्या बोल रहा है? ग्रेटर द पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर विल बी, जितना अधिक विभवांतर होगा उतनी अधिक क्या होगी? जितना अधिक विभवांतर होगा उतना अधिक क्या होगा? तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा प्रतिरोध, दूसरा है हीट यानी कि ऊष्मा, और तीसरा आपका करंट है, और चौथा आपका वोल्टेज है यानी कि वोल्टेज है। तो इन चारों में से कौन सा सही? तो याद रखिएगा,
जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, यानी कि जितना ज्यादा डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा ना उतना ज्यादा करंट का फ्लो होगा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी है वो बिल्कुल एक सही जवाब है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल की क्लास में कुछ और देखेंगे आपके साथ। थैंक यू।